साल 2024-25 में बांग्लादेश ने एक ऐसी राजनीतिक तूफान देखा जिसने पूरी दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स हिला कर रख दी। एक तरफ शेख हसीना का सत्ता का अंत, दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस का अंतरिम सरकार और बीच में फंसे आम लोग महंगाई, हिंसा और असुरक्षा के बीच जूझते हुए। लेकिन असली सवाल यह है कि आज बांग्लादेश किस मोड़ पर खड़ा है। क्या बांग्लादेश लोकतंत्र और अस्थिरता का तरफ जा रहा है या फिर ये सब एक और पावर गेम बनकर रह गया। इस वीडियो में बांग्लादेश की करंट सिचुएशन डिटेल एनालिसिस होगा तथा सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, अभी की राजनीतिक खींचतानी, अर्थव्यवस्था और महंगाई का असली हाल, हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक के सुरक्षा के ग्राउंड रियलिटी, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। सबसे पहले बात करते हैं ये क्राइसिस शुरू कैसे हुई। लगभग 1.5 दशक तक शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फिगर रही। उन पर आरोप लगते रहे चुनाव में धांधली, विपक्ष पर क्रैकडाउन, मीडिया, सिविल सोसाइटी की आवाज़ दबाने के लिए, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, गारमेंट एक्सपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ के नाम पर उनका इमेज डेवलपमेंट आइकन भी बना। 2024 में ये बैलेंस टूटा। स्टूडेंट्स और यूथ की अगुवाई में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। इन प्रोटेस्ट में बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार और वन रूल पार्टी के खिलाफ भारी उत्साह दिखा। अंततः अगस्त 2024 में हसीना की सरकार गिर गई और एक इंतरिम सरकार बनी जिसके चेहरा बना नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और माइक्रो फाइनेंस के लिए मशहूर मोहम्मद यूनुस। यूनुस सरकार का मैंडेट था हालात स्थिर करना, कानून व्यवस्था संभालना और फ्री व फेयर इलेक्शन की तैयारी करना। लेकिन 2024 के एंड से लेकर 2025 तक चीज़ें उतनी आसान नहीं रही जितनी उस समय लग रही थी। अब आते हैं 2025 की राजनीतिक तस्वीर पर। इंतरिम सरकार पर शुरुआत में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन समय के साथ चुनौतियां बढ़ती गई। अलग अलग पॉलिटिकल कैंप्स, खास करके बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस्लामिक पार्टियां व आवामी लीग के सपोर्टर सब अपने अपने हित साधने लग गए। कंसेंसस कमीशन वगैरह के जरिए डायलॉग की कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में व्यापक सहमति हिस्ट्रिकली बहुत रेयर था। 2025 में सबसे बड़ा ट्रेंड है कोलिशन पॉलिटिक्स और टैक्टिकल अलायंस। बीएनपी खुद को फ्रंट रनर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर अलायंस को लेकर के काफ़ी सावधानी से कदम बढ़ा रही है। दूसरी तरफ इस्लामिस्ट जमात-ए-इस्लाम (JI) बैन के बाद वापसी की कोशिश में है और एनालिसिस कह रहे हैं कि अगर सब अनुकूल रहा तो 40-50 सीट तक भी पकड़ बना सकते हैं। इस पूरे गेम में सबसे विवादित पॉइंट यह है कि आवामी लीग को आने वाले चुनाव में लगभग बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि उसके पहले के शासनकाल भारी विवादित है। अगर आवामी लीग को सिस्टमेटिकली किनारे किया गया तो एक बड़ा सेक्शन इसे विक्टर्स जस्टिस यानी कि विजेता की न्याय प्रणाली मान सकता है, जिससे आगे और राजनीतिक हिंसा की आशंका बढ़ जाती है। इधर सड़कों पर असंतोष भी खत्म नहीं हुए हैं। प्रोटेस्ट लीडर्स पर अटैक, नए रेफरेंडम और चुनावी रोड मैप को कंफ्यूजन और युवा नेताओं की किलिंग के बाद फिर से यूएन तक को अपील करके कैंप की मांग करनी पड़ी। यानी पॉलिटिकली बांग्लादेश अभी एक अनस्टेबल ट्रांजिशन फेज में है। न पुराना सिस्टम न नया सेटअप पूरी तरह से जम पाया है। अब बात करते हैं आम जनता की सबसे बड़ी समस्या, अर्थव्यवस्था और महंगाई की। कागज पर बांग्लादेश कई साल से सक्सेस स्टोरी के रूप में दिखाया जाता रहा है। गारमेंट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग 5 से 6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ, ये सब चीज़ें अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 24-25 में फोकस एक ही चीज़ पर आ गया, इन्फ्लेशन, महंगाई। 2024 के अंत तक आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से औसत महंगाई 11% से ऊपर जा पहुंची, जो एक दशक से ज़्यादा का हाई लेवल है। और फूड इन्फ्लेशन तो अक्सर 12 से 14% तक घूमती रही है। इसका नतीजा यह हुआ चावल, दाल, तेल जैसी बेसिक चीज़ें
ही बहुत से लोगों तक पहुंच से दूर हो गया। रिपोर्ट्स में आया कि कई परिवारों को खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम करनी पड़ रही है। करेंसी यानी बांग्लादेशी टका भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हुआ, लगभग 10% तक गिरावट से इंपोर्ट और महंगे हुए। ऊपर से सप्लाई चेन और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ने आग में घी का काम किया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने 2024 में रेपो रेट 5 से बढ़ाकर 10% तक पहुंचा दिया। सरकार ने फूड और एनर्जी सब्सिडी बढ़ा दी, सस्ते अनाज की स्कीम चलाई, कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स एक्सपेंड किए गए। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हाई इंटरेस्ट रेट पर बिजनेस लोन महंगे, एसएमईज पर दबाव, बेरोजगारी का रिस्क बढ़ता हुआ। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि इकोनॉमिक रीसेट है जिसमें पुरानी स्ट्रक्चरल दिक्कतों को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है और लॉन्ग टर्म में इससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स और राजनीतिक नैरेटिव इसे सीधे साधे इकोनॉमिक कोलैप्स और यूनिट सरकार की नाकामी बता रहे हैं। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल एक ही चीज़ साफ है, महंगाई ने जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है। इनकम उतनी नहीं बढ़ रही जितनी कीमतें और मिडिल क्लास तक को ओएमएस ट्रक की लाइन में लगना पड़ रहा। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर जिसको लेकर के आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, खास करके हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सेक्टर्स। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2024 में शेख हसीना की गिरावट और पॉलिटिकल वैक्यूम के दौरान एंटी हिंदू, एंटी माइनॉरिटी अटैक्स के तेज उछाल दर्ज किए गए। 2024 के अगस्त महीने में रिपोर्ट्स आया कि कई सैकड़ों घर और दुकानों में हमले, लूटपाट, आगजनी और कम से कम 5 हिंदुओं की मौत, जिनमें कुछ रूलिंग पार्टी से जुड़े लोग भी थे। अगस्त 2024 से लेकर जून 2025 के बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के एक रिपोर्ट में 2400 से ज़्यादा कम्युनल अटैक की बात सामने आई, जिसमें मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट, गैंग रेप्स, मंदिरों व पूजा स्थलों पर हमला, घर जमीन पर कब्जा, जबरन बेदखल जैसी केस शामिल हैं। इधर कुछ सरकारी और पुलिस रिपोर्ट्स यह कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती दिखती है कि ज़्यादातर केस प्योर कम्युनल नहीं है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, यानी विपक्ष समर्थक बनाम सत्ताधारी लोकल पावर स्ट्रगल का हिस्सा। अब इसमें एक नया घटना जो दिसंबर 2025 में घटित हुई उसके बारे में बात करते हैं। कहानी है एक साधारण से लड़के की जो हर दिन की तरह फैक्ट्री जाता था, काम करता था और अपने परिवार के लिए रोटी कमाता था। लेकिन एक दिन उसी फैक्ट्री से वो घर नहीं लौटी तो सिर्फ उसकी जली हुई लाश की तस्वीर और एक सदमा जिसका दर्द आज भी लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या की गई पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम शांत मन से फैक्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होना चाहिए। दीपू चंद्र दास उम्र लगभग 25 साल, बांग्लादेश के हिंदू समुदाय से थे। मेमनसिंह की भालुका एरिया में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। वो परिवार का इकलौता कमाने वाला था। बुजुर्ग पिता, माँ, पत्नी और छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। खबरों के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ एक आरोप से, धर्म का अपमान, ब्लास्फेमी। ये शब्द किसी भी समाज में सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को भड़का देते हैं। कहा गया कि दीपू ने इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक बात कही या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन बाद में जांच एजेंसियों और लोकल प्रशासन ने साफ किया कि अभी तक ऐसी कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि उसने जानबूझकर धर्म का अपमान किया। फैक्ट्री के अंदर कुछ लोगों के साथ उनका पुराना विवाद प्रमोशन को लेकर जलन की बात सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि विवाद पहले से था और ब्लास्फेमी का आरोप इसी झगड़े को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। 18 दिसंबर की रात फैक्ट्री से के अंदर से शुरू हुई अफवाह कुछ ही मिनटों में बाहर तक फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे, नारा लगने लगे। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। रिपोर्ट्स बताती है कि दीपू को पहले फैक्ट्री के अंदर ही पीटा गया। कुछ वीडियो में दिखता है जैसे भीड़ चिल्लाती रही। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट उसे बचाने की जगह किसी मोड़ पर उसे भीड़ के हवाले कर देते हैं। फिर वह दृश्य
जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। दीपू को बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया गया, उसके शरीर के कपड़ों को निर्वस्त्र किया गया, पेड़ से बांधा गया और केरोसिन डालकर जिंदा या मरने का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा जलाया कि मुर्दा जलाया, जला दिया गया। कई रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उसकी जली हुई बॉडी सड़कों के किनारे पेड़ से बांधकर घंटों तक छोड़ दिए गए। कई लोग उसके साथ फोटो वीडियो बनाते रहे। सोचिए, एक इंसान जिसकी बस ये गलती थी कि वो किसी और धर्म का था, या शायद सिर्फ ये कि किसी और के ईगो के रास्ते में आ गया, उसकी जान फिर के गुस्से के हवाले कर दी गई। दीपू के पिता ने रोते हुए मीडिया को बताया कि उन्हें सबसे पहले ये घटना सोशल मीडिया से पता चली। किसी ने उन्हें दिखाया, देखो ये तुम्हारे बेटे को पेड़ में बांध कर जला दिया। सोचिए, एक बाप किस हाल में होगा जब उसे ऐसे अपने बेटे की मौत का पता चले। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, ये उस पूरे समाज का आईना है जहां अफवाह और नफरत मिलकर किसी भी मासूम और को निशाना बना दिया जाता है। 2025 में स्थिति एक और डार्क एंगल है। चर्चों पर क्रूड बम अटैक, बौद्ध मंदिरों पर चोरी, वेंडलिज्म और माइनॉरिटी मुस्लिम सेक्टर्स पर भी हमले। मतलब ये छोड़ किसी को नहीं रहे। इससे दो मैसेज जाते हैं, जो भी कमजोर या अल्पसंख्यक रूप से छोटा है या वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, राजनीतिक इंस्टेबिलिटी अक्सर कम्युनल और स्कैटरियन हिंसा का मल्टीप्लायर बन जाता है। यानी कानून व्यवस्था की कमजोरी का सबसे ज़्यादा नुकसान वही झेल रहा है जो पहले से वनरेबल है, महिलाएं, बच्चे, गरीब, अल्पसंख्यक समुदाय। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश की ये इंटरनल क्राइसिस रीजन पर, खासकर भारत पर कैसे असर डाल रहा है। सबसे पहले सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट। अस्थिर बांग्लादेश का मतलब है इलीगल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर क्राइम, स्मगलिंग को बढ़ने का खतरा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सीधा प्रसर पड़ रहा है। यह चेतावनी कुछ नए बांग्लादेशी पॉलिटिकल एक्टर्स की तरफ से भी आई हैं कि अगर देश डिस्टेबलाइज हुआ तो 7 बहनें यानी नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स आइसोलेशन हो सकते हैं। दूसरा, रोहिंग्या और म्यांमार फैक्टर। इसमें क्या है, म्यांमार में अशांति और रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस पहले से ही बांग्लादेश में बोझ बना पड़ा है। अगर ढाका और राजनीति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है तो रिफ्यूजी हैंडलिंग और सिक्योरिटी रिस्क और बढ़ेंगे। चीन, भारत और बाकी पावर्स की जियोपॉलिटिकल राइवलरी बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में पहले से ही चीन, भारत और पश्चिम सब स्टेक रखते हैं। पावर वैक्यूम और अनस्टेबल ट्रांजिशन का मतलब है कि हर प्लेयर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे रीजन में नया पावर ट्रसल भी बन सकता है। भारत के संदर्भ में चिंता यह भी है कि अल्पसंख्यकों की हमला और धार्मिक ध्रुवीकरण भारत में भी भावनाएं भड़काते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है। यानी बांग्लादेश का क्राइसिस सिर्फ उसकी डोमेस्टिक स्टोरी नहीं है, ये दक्षिण एशिया की स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। आखिर में बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर इंतरिम सरकार और प्रमुख पार्टियां मिलकर क्रेडिबल चुनाव तारीख, लेवल प्लेइंग फील्ड या और हिंसा को सख्त एक्शन सुनिश्चित कर पाएं तो बांग्लादेश एक नए, थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिटिकल ऑर्डर की तरफ जा सकता है। लेकिन इसके लिए यूनुस सरकार को सिर्फ टेक्नोक्रेटिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल कैपिटल भी जुटाना होगा। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि इलेक्शन हो तो, लेकिन कुछ पार्टियां इफेक्टिवली बाहर रखी जाएं, एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली कोalition ऊपर आए और स्ट्रीट पावर को कंट्रोल में रखने के लिए सिक्योरिटी हेवी मॉडल अपनाया जाए। इसका इमीडिएट फ़ायदा स्टेबिलिटी के रूप में दिखाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीवियंस और पोलरिज्म से भी फिर से फट सकता है। लगातार प्रोटेस्ट, अल्पसंख्यकों पर हमले, इकोनॉमी स्टैग्नेशन और हाई इन्फ्लेशन और ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स जो कि
कॉन्सेंसस पर पहुंच गई है। फिलहाल ग्राउंड संकेत यही दिखाते हैं कि बांग्लादेश एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। या तो ये क्राइसिस सिस्टम है या मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ पुश करेगा, या ये फिर पावर चेंज बनकर रह जाएगा, जिसमें आम जनता खासकर गरीब और माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कीमत चुकाएंगे और सबसे ज़्यादा पीछे जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक जस्टिस का भी नाम है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश आने वाले 5 साल में स्थिर लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा या फिर एक और पावर स्ट्रगल का शिकार होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय दें, जरूर लिखें। अगर इस तरह का डीप ड्राइव एनालिसिस आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि अभी जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जियो पॉलिटिक्स के फैक्ट्स बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।